वेलकम टू बॉटनी नॉलेज एंड अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम 10th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम गैसेस एक्सचेंज है, उसके टॉपिक नंबर 4 यानी कि मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमंस की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को रेस्पिरेशन भी कहा जाता है और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से एक ऑर्गेनिज़म अपनी इन्वायरमेंट के साथ गैसेस का तबादला करता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज़म ऑक्सीजन को अपने जिस्म के अंदर लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जिस्म से खारिज करता है। ब्रीथिंग एक अहम फिजियोलॉजिकल फंक्शन है जो बॉडी को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की मुसलसल सप्लाई को यकीनी बनाता है और इसके साथ साथ जिस्म में से गैर ज़रूरी गैसेस जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करने में भी मदद देता है। अगर हम ब्रीथिंग के मैकेनिज़्म की बात करें तो ब्रीथिंग के मैकेनिज़्म को 2 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। पहले स्टेप को इनहेलेशन कहते हैं जबकि दूसरे स्टेप को एक्सहेलेशन कहा जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में देखा जा सकता है कि इनहेलेशन के दौरान एक इंसान ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है और एक्सहेलेशन के दौरान वो अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करता है। तो आइए सबसे पहले इनहेलेशन को डिटेल से देखते हैं। स्टूडेंट्स, इनहेलेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से एक ऑर्गेनिज़म अपने इन्वायरमेंट से गैसेस को अपने लंग्स में लेके जाता है। इनहेलेशन के दौरान डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डायाफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, डायाफ्राम जो है वो एक डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होता है जो कि हमारी चेस्ट कैविटी को हमारी एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये फ्लैट हो जाता है जिसकी वजह से ये डायाफ्राम डोम शेप स्ट्रक्चर नीचे की तरफ मूव कर जाता है, जिसकी वजह से थायरोसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे लंग्स के ऊपर जो दबाव है वो कम हो जाता है और दबाव कम होने की वजह से हवा हमारे इन्वायरमेंट से हमारे लंग्स में मूव कर जाती है। अब अगर हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो ये वो मसल्स होते हैं जो हमारी रिब्स के दरमियान में मौजूद होते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये रिब्स को ऊपर की तरफ उठा देते हैं और ये एक्सपैंड कर देते हैं चेस्ट कैविटी को। इसकी वजह से भी लंग्स के ऊपर दबाव कम होता है और लंग्स के ऊपर दबाव कम होने की वजह से हवा हमारे इन्वायरमेंट से हमारे लंग्स में मूव कर जाती है। इनहेलेशन के प्रोसेस को डायग्रामेटिकली देखते हैं। स्टूडेंट्स, इनहेलेशन होने के लिए ये 2 प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी हैं। पहला प्रोसेस रिब्स का एक्सपैंड करना और दूसरा डायाफ्राम का नीचे की तरफ को मूव करना, क्योंकि इन दोनों प्रोसेस की वजह से लंग्स के ऊपर दबाव कम होगा और लंग्स पे दबाव कम होने की वजह से हवा जो है वो इन्वायरमेंट से लंग्स में मूव कर पाएगी। इनहेलेशन के दौरान थायरोसिक कैविटी एक्सपैंड करती है जिसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है। लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कम हो जाता है। जब एयर प्रेशर लंग्स के अंदर कम हो जाता है तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर का जो एयर प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हवा ज़्यादा एयर प्रेशर की तरफ से कम एयर प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग के दूसरे स्टेप जिसको एक्सहेलेशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन भी कहा जाता है और एक्सहेलेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से एक ऑर्गेनिज़म एयर को अपने लंग्स में से अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज़ करता है। स्टूडेंट्स, एक्सहेलेशन को इनहेलेशन का रिवर्सल प्रोसेस भी बोला जाता है क्योंकि एक्सहेलेशन के दौरान डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की रिलैक्सेशन हो रही होती है। डायाफ्राम की रिलैक्सेशन की बात करें तो जब डायाफ्राम रिलैक्स होती है तो ये अपना डोम शेप स्ट्रक्चर दोबारा से गेन करके ऊपर की तरफ उठ जाती है, जिसकी वजह से थायरोसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है और लंग्स के ऊपर दबाव बढ़ जाता है।
इसी तरह अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की रिलैक्सेशन की बात करें तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो कि रिब्स के दरमियान में पाए जाते हैं, जब वो रिलैक्स होते हैं तो वो रिब्स को वापस उनकी रेस्टिंग पोजीशन पर ले जाते हैं। जो इनहेलेशन के दौरान ऊपर उठ गई थी, अब वो वापस पीछे की तरफ मूव कर जाती हैं, जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर दबाव बढ़ता है और लंग्स के ऊपर दबाव बढ़ने की वजह से एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर में डिफरेंस आता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो प्रेशर है वो एयर का कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरनल एयर जो है जो इंट्रैप्ड होती है लंग्स के अंदर, वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में खारिज हो जाती है। एक्सेलेशन के दौरान चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स, लंग्स के ऊपर दबाव बढ़ने की वजह से लंग्स के इंटरनल प्रेशर में इजाफा होता है, जिसकी वजह से लंग्स के इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के दरमियान प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। लंग्स का इंटरनल प्रेशर ज़्यादा जबकि एटमॉस्फेयर का एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है और हवा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है और इस तरह से हवा हमारे लंग्स में से निकलकर हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाती है और हम इस प्रोसेस को एक्सहेलेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो आइए अब हम एक डायग्राम की मदद से एक्सहेलेशन के प्रोसेस को समझते हैं। स्टूडेंट, इस डायग्राम के अंदर जो पहली डायग्राम है इसके अंदर एक्सहेलेशन के प्रोसेस को दिखाया गया है, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि जब एक्सहेलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो डायाफ्राम ऊपर की तरफ मूव कर जाती है और रिब्स के दरमियान जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो भी रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से रिब्स जो हैं वो पीछे की तरफ मूव करती हैं, जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर दबाव बढ़ जाता है और इसी प्रेशर के बढ़ने की वजह से जो लंग्स के अंदर ट्रैप एयर होती है वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में खारिज हो जाती है। इसी तरह दूसरी फिगर के अंदर आपको इनहेलेशन का प्रोसेस दिखाया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि जब इनहेलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो उस दौरान हमारे डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के दरमियान कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हमारी डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ मूव कर जाती है और रिब्स ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, जिसकी वजह से थायरॉसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है और लंग्स के ऊपर दबाव कम हो जाता है। एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हवा बाहर से हमारे लंग्स के अंदर मूव करना शुरू कर देती है।